ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है बच्चे? पहले हमारी इकोनॉमी आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद क्या होने लग गया था बच्चे? हमारी कंट्री जो है इट ऑप्टेड फॉर एन इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। इनवर्ड लुकिंग मींस इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इट हैड नो ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम किसी के साथ ना ही कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे ना ही कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, राइट? तो हमने इस बारे में बात करी थी कि कंट्री को ऑप्ट क्या करना चाहिए था? सिर्फ इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, ठीक है, कि अपना बनाओ और खाओ, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट प्रमोशन। लेकिन हमने क्या किया? इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ जोर नहीं दिया, जिस वजह से हमें कुछ फॉरेक्स नहीं आ रहे। कंप्लीटली हम क्या रह गए थे? एक इनवर्ड इकोनॉमी रह गए थे। दैट मींस वी हैड नो ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट। ना ही कुछ एक्सपोर्ट, ना ही कुछ इम्पोर्ट, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ना ये इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाहर भी बड़ी कंपनी एमएनसी जिसके नीचे तो हम नाम दिलाते हैं, वो यहाँ पे यहाँ नहीं होंगे। ना ही हमारे माइंड में इतनी इकोनॉमिक्स काम की थी कि हम जाके बाहर इन्वेस्ट करें। हमारी कंपनी कहती थी यहीं पे इन्वेस्ट करो, इधर ही पैसा, ठीक है। और बच्चे ना ही हम बाहर की कंट्री के कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारी स्टॉक मार्केट कुछ थी नहीं। सो वी वर कंप्लीटली व्हाट? इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। बट हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि एलपीजी हमने क्यों लगाया था? क्योंकि हमारे पास क्या था? वी हैड हाँ वो 3 मंथ 3 वीक से भी कम, लेस मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक का हमारे पास क्या था? सिर्फ रिजर्व्स थे। उसके अलावा हमारे पास कुछ फॉरेक्स का रिजर्व ही नहीं था। अब वो नहीं होगा तो पिछले जो लोन्स लिए थे वो कैसे देते, है ना? इकोनॉमी कैसे चलती? तो इस वजह से इट वाज रिक्वायरमेंट, इट वाज अ नीड ऑफ एन आवर कि हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोबारा से एक्टिव करने पड़ेंगे। अब जैसे अगर हमने खोल दिए ट्रेड रिलेशंस, राइट, अब बाहर की कंट्रीज को लग रहा है कि हमारा इंडिया एक एवेन्यू है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रॉ मटेरियल वैसे ही मिलता है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इजीली हम क्या है, नई मार्केट कैप्चर कर सकते हैं हमारे, ठीक है। हमारी कंट्री में तब तक छोटे मोटे इकोनॉमी वो कंपनीज खुल चुकी थी, एसएसआई वगैरह, गवर्नमेंट भी चाहे लॉस मेकिंग थी, कुछ तो प्रोड्यूस हो ही रहा था, जिसको हमने क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया, आपने डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो बच्चे ये भी कहा गया कि जो लोग पैसा लगा सकते हैं वो बाहर लगाएं, एक्सपोर्ट करें गुड्स को, राइट? तो ये जो प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? गुड्स बाहर की कंट्री में बेचते हैं, बाहर से खरीदते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या तो मंगवाते हैं या करते हैं, या पीएफआई दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या भेज रहे हैं, ये सारों को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मीन्स कमिंग टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे करना। द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। मैंने ये बताया इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैपिटल मूवमेंट्स वही कि हम पैसा या तो बाहर लगा रहे हैं और बाहर की कंपनी खोल रहे हैं, बाहर हमारे अंदर यहाँ पे कंपनी खोल रही है, या फिर हम बाहर के शेयर्स खरीद रहे हैं और बाहर वाले हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं, उसको हम कैपिटल मूवमेंट कहेंगे। कैपिटल मूवमेंट या तो ये हो सकता है कि मैं बिजनेस सेटअप कर दूं, दैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर शेयर्स खरीद लूं, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ आया? Globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy. Integrate कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, join hands कर रहे हैं with the rest of the world. ठीक है जी? However, it is a complex phenomena. It's not easy. Why? Because बच्चे जैसे हमारे देश के कुछ रूल्स है, कायदे हैं, लॉज है, कानून है, जो भी कह लो, ऐसे बाहर वालों के भी है कि नहीं है? हमारी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ सकता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बूम कुछ भी आ सकता है, तो क्या बाहर की कंट्रीज में नहीं आएगा? और जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इट इज कंटेजियस इन नेचर। जैसे आप लोगों ने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे देखा ही था, व्हाट हैपेंड? सम डिजीज COVID-19 which started in China, it had a very massive impact on the entire world, not just China, right? Every country was impacted. किसी में थोड़ा कम असर हुआ, किसी में थोड़ा ज्यादा हुआ। क्यों? बिकॉज फ्री मूवमेंट है लोगों की, इधर उधर आ जा सकते हैं।
सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हाँ या नहीं? लोगों के काम चल रहे हैं कि नहीं? तो बच्चे जैसे कोई भी बीमारी कोविड वाले टाइम पे, कोविड-19 जैसे हर कंट्री को छू रहा था, वैसे ही अगर हमारे कोई भी ट्रेड रिलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो वो सिर्फ एक कंट्री को इम्पैक्ट नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम, अच्छा या बुरा, किसी एक इकोनॉमी में आएगा तो सिर्फ वो वहीं पे नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी इकोनॉमी इट हैज ट्रेड रिलेशन विद। हाँ या नहीं? जैसे लेट अस टेक एग्जांपल, इधर ध्यान दो से। आर यू एनो फैमिली को लगता है बहुत बाद में पैदा हुए हो, 2010 के बाद की हो आप लोग? तो क्यों? ताकि तो जब आप लोग पैदा हुए 2007-8, ठीक है बच्चा, there was this worldwide recession that came along, which had its origin in the US economy. यूएस में एक नामक बीमारी आई, बीमारी क्या थी? बिजनेस से रिलेटेड, जिसको रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन क्या होता है? जिसमें सब कुछ जो है इकोनॉमी में नीचे डूब रहा है, प्राइसेस गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स गिर रही है, बिजनेस डूब रहे हैं, कोई डिमांड नहीं हो रही, सप्लाई कम हो रही है, आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। तो पॉवर्टी तो चलो उतनी है, यूएस जैसी इकोनॉमी में नहीं है, इंडिया जैसी इकोनॉमी में और बढ़ी, ठीक है। सो बच्चे यूएस में क्या प्रॉब्लम आई, रिसेशन आई, क्यों आया? यूएस की जो गवर्नमेंट है ना, उसने एक मतलब स्कीम के तहत अपने सेंट्रल बैंक को अलाउ कर दिया कि आप हर उस इंसान को घर बनाने का मौका दो जो कि घर बनाना चाहे। ठीक है, समझ आ गई? अब यू जो सेंट्रल बैंक है वो रेट्स किससे पूछ के लगाता है? गवर्नमेंट से। आरबीआई गवर्नमेंट है ना। तो बच्चे क्या हुआ, यूएस की इकोनॉमी ने डिसीजन लिया दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग लोन्स टू पीपल हु वांट टू बिल्ड देयर ओन हाउसेस। सो व्हाट हैपेंड बच्चे, उन्होंने, अब देखो अगर मुझे चीज बेचनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना, मेरे साथ को मैं से लोन मुझे डिस्काउंट करना है, बैंक में इंटरेस्ट रेट्स बहुत है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बच्चे कम कर दिया, और मैंने आप लोगों के बारे में जांच पड़ताल की है। मैंने पूछा है, मैंने देखा नहीं कि क्या आप पैसे वापस कर सकते हैं, क्या आपका बिजनेस चलता चलाता है कि नहीं, ठीक है। कोई भी बैंक है क्या करेगा? मुझे कागज कर पाएगा, ठीक है, फिर आपकी इनकम देखेगा, है कि नहीं? कैपेसिटी तो चेक करेगा। अब वहां के बैंक ने बिना पेइंग कैपेसिटी चेक करे, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करे, लोन दे दे, बिल्कुल नहीं करते, वो बहुत लो रेट। उससे क्या हुआ गाड़ी को, उससे क्या हुआ बच्चे? कल को अब ऐसे लोग जिनके बारे में मैंने पता नहीं किया, क्या वो मुझे पैसे वापस देंगे कि नहीं? गेस्टर्स ने तो काम शुरू कर दिया। अब सोचो कि आप लोगों ने मुझसे लोन लिया, ठीक है, मैं बैंक हूँ, इन्होंने से सपोज इन 4 बच्चों ने मेरे से लोन लिया, क्या घर बनाने के लिए। आप लोगों ने दे दिया कि मेरा घर जो है बना, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है जी, खुद तो नहीं बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे उन्होंने काम चला दिया पैसे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने घर बनाया। उतने देर में बच्चे आप लोगों ने तो मुझसे पैसे वापस नहीं दिए मुझे। आपको लगता है कि मेरे पास बैलेंस बचा हुआ मैं रोक दूँ? आए, और ये चला गया, सामने अकाउंट में पैसे खर्च हो गए। बच्चे अब बैंक के पास भी कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, जो लोग खरीदना चाहते हैं, देखो आप लोग तो बना रहे, जो खरीदना चाहते हैं खुद तो नहीं है खरीद पाएंगे, रह नहीं पाएंगे इतने महंगे घरों में, उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बाकी कोई खरीदार था नहीं, देयर वाज नो परचेजर इन द मार्केट, बैंक वाज कंप्लीटली अनएबल टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा लोन और टू रीटेक और या फिर जब्त कर लेना प्रॉपर्टी को इट हैड। तो व्हाट हैपेंड बच्चा, बैंक्स जो है फेल होने से हो, जिनको बायर भी था, ठीक है, और जिन्होंने पैसे लिए थे वो वापस नहीं करे, तो बैंक जो है वो फेल होने से हो, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए, बैंक फेल हो गया, बताओ इकोनॉमी कैसे चलेगी? डाउन टर्न, कंप्लीटली शार्प डिक्रीज। तो वो एक बहुत बड़ा रिसेशन था जो कि आया था यूएस में, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी देखा। Why? Because we had trade relations with US also, right? तो बच्चे कोई भी अगर आज के जमाने में किसी
भी कंट्री में कोई भी इकोनॉमिक या फिर जैसे भी कह लो ये हेल्थ का कोई भी डाउन टर्न या प्रॉब्लम्स आएंगी, इट इज कंटेजियस मीन्स हुआ है। अगर एक ही बार जाएगा दूसरे का उससे लेन देन है तो वहां पक्का से पक्का चाहिए, राइट। सो ये प्रॉब्लम्स है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर स्टे सपोज अब दूसरा क्राइटेरिया समझ कैसे, अब दूसरा समझो कि स्टे सपोज मैं यूएस, आप इंडिया, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे अपने रूल्स लॉज रेगुलेशन है, आप लोगों के अपने रूल्स लॉज रेगुलेशन। मैं आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, पैसा मैं लगा रही हूँ, आप लोगों को पैसे नहीं सोचो ना पुराना इंडिया जो कुछ था ही नहीं। अब मैंने अपने पास यहाँ के आगे पैसे लगाए मुझे, तो आपको भी पता है मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, सब कुछ करने की कोशिश करूंगी। अब अगर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, आपके और मेरी पॉलिटिकल पार्ट अलग अलग है, यस और नो। यूएस की अलग है, इंडिया की अलग है, तो चलेगी किसकी, जो कंट्रोल कर रहा है, हाँ या नहीं। अगर मैं पैसा लगा रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरी कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी मतलब कि मतलब अगर मैं ही एज ए गवर्नमेंट फेल हो रही हूँ और मेरी रूल्स एंड पॉलिसीज क्या आपको भी इम्पैक्ट करेंगे। सो इट्स नॉट दैट इजी, बहुत इजी नहीं है। एक तो फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट वो तो है ही है। अब करेंसी अगर आपकी कम हो गई या मेरी कम हो गई तो अकॉर्डिंगली नुकसान या मुनाफा होगा, यस होगा। बाकी मैंने आपको बताया रिसेशन, ट्रेड रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन ये आएगी वो आपको भी इम्पैक्ट करेगी, यस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेरी कंट्री में या आपकी कंट्री में भी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। सो इट इज नॉट दैट इजी, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं प्यार। However, it is a complex phenomena. It is an outcome of a set of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration. Interdependence का मतलब समझो एक दूसरे के ऊपर जो हम डिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने आपको जैसे समझा दिया किस किस वे में डिपेंडेंट है, आपकी इकोनॉमी मेरी इकोनॉमी जो है कैसे रिलेटेड, जैसे इन केस ऑफ रिसेशन आई टोल्ड यू ट्रेड वाइज, सेकंड पॉलिटिकली, yes or no, third legislative wise also legal rules and regulations, yes. So interdependent means अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं तो आप भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, ओके जी। इंटीग्रेशन अगेन मीन्स कमिंग टुगेदर, ठीक है। It involves creation of networks and activities transcending economic, social, geographical boundaries, यही बात है। तो हम क्या नेटवर्क कैसे बना रहे हैं, क्रॉस बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल पार्टीज आपके में अलग है मेरे में अलग है, जोग्राफिकल मेरा इंडिया का मैप, यूएस का, एंटार्क्टिका सबके, राइट। समझ रहे हैं ना किस तरीके से कह रहे हैं। सोशल ऑल्सो, यस और नो, देयर इज अ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कल्चर, in the way of anybody's heritage, yes, India has its own heritage, US has its own, right। तो ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट करती हैं। सो चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अब कह रहे कि क्या फर्क पड़ा, एलपी तो हमने पढ़ लिया, जी से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। तो नंबर वन, the new economic policy prepared a specific list of high technology and high investment priority industries in which automatic permission will be available for FDIs up to 51% for foreign input। कह रहे सबसे पहली चीज क्या की गई, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना दी, एक पेज पे वो रख दिया एरियाज जहां पे बाहर के लोग कितनी तक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, 51% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते, कितने तक की बेटा। टुडे there are a lot of sectors in which 100% equity investment is allowed, right, but at that time what was the maximum bar, 51%। कुछ लिस्ट उन्होंने बना दी, उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां जिसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अगर बाहर के लोग कितनी तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 51% तक, तो वो कर सकते 51% अगेन मींस मेजॉरिटी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास फिर क्या रह गया, 49, 12 लगे 51, तो उनका मेजर, यस। नंबर वन से बता, नंबर फोर, in respect of foreign technology agreements, automatic permission is provided to in high priority industries up to a sum of rupees 1 crore. No permission is now required for hiring foreign technicians or foreign testing indigenous developed technology abroad। So कह रहे हैं उस टाइम पर
अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होती थी या सेटअप करनी थी, ठीक है, तो कितने तक की इन्वेस्टमेंट अलाउड थी? 1 CR तक बस। लेकिन उस टाइम पे टेक्नीशियंस, अब के टाइम पे कह रहे हैं, अगर मेरे को बाहर के लोगों को टेक्नीशियन समझते हैं जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, ठीक है, उन लोगों को अगर मुझे हायर करना है आज के टाइम में तो मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर 1 दोबारा से क्या था बच्चे? हाई लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी सेक्टर में 51% तक की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं थी, इजीली इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। नंबर 2 इन्होंने बोल दिया कि वोवले एरियाज जहां पे क्या है हमारी टेक्नोलॉजी कितने तक की है बेटा? 1 CR तक की है, वहां तक अलाउड है। और टेक्नीशियंस वगैरह को अगर आप बुला रहे हो, उनकी सर्विसेज ले रहे हो, तो वो आप ले सकते हो आज के टाइम पे बिल्कुल विदाउट परमिशन। 2 पॉइंट समझ आए? Number 3, in order to make international adjustment of Indian currency, rupee was devaluated in 1991 July by nearly 20%. इसकी एग्जैक्ट फिगर देखो, सीए वाली किताब में 18% है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, 20 है, तो इट्स ओके। अगर कभी एमसीक्यू में आ गया नियरली 2018 तो चलेगा, इट्स ट्रू। ओके, so, nearly by 20%, it stimulated exports, discouraged imports, and raised the influx of foreign capital. Now, listen. What happens? This is a huge and a very wide topic. बस समझने की एक बार फिर कोशिश करेंगे, ऐसे मैंने एक आंसर की कोशिश भी की। देखेंगे, यहाँ से लिख के दिखाती हूँ। कंसेप्ट अभी समझ लेंगे डीवैल्यूएशन का, ठीक है। बेटा, जब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट जानकर जानकर अपनी करेंसी को चेंज करती है, वैल्यू इन रिस्पॉन्स टू किसी और करेंसी के, किसी और करेंसी के हिसाब से, या तो अपनी करेंसी महंगी करती है या सस्ती करती है, उसको हम या तो रीवैल्यूएशन कहते हैं या फिर डीवैल्यूएशन। ठीक है जी, एक समझ आई बात? ये गवर्नमेंट करती है रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने रुपए की वैल्यू को बढ़ा दिया है, रुपए की वैल्यू को क्या कर दिया बच्चा? बढ़ा दिया। ठीक है, समझ आ गई? और डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि रुपए की वैल्यू को कम कर दिया है, रुपए की वैल्यू को कम कर दिया है। एक बार मतलब समझ आया? रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। रीवैल्यूएशन का मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ाती है, वैल्यू बढ़ाती है, वैल्यू। ठीक है, और डिवैल्यूएशन का मतलब होता है इंडियन रुपए की वैल्यू कम करती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स बताऊंगी, आप बताओगे इसमें वैल्यू कम हुई है कि ज्यादा हुई है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे बच्चा। पहले पहले $1, ठीक है बच्चे, पहले $1 ₹50 का सामान इंडिया में खरीद सकता था। दैट मीन्स अगर आप $1 मेरे पास लेके आते तो मैं आपको कितने तक की चीज दे देती थी? ₹50। ठीक है, अब बच्चे, नाउ नाउ द चेंज सिनेरियो इज, अगर आप मेरे सामने $1 लाएंगे तो मैं आपको सिर्फ ₹48 दूंगी। कार्तिक, डीवैल्यूएशन, वैल्यू क्या हुई है इंडियन रुपए की? एक मिनट रुको, नहीं, वेट जस्ट अ सेकंड, दिस इज रीवैल्यूएशन, वेट, ओनली कार्तिक इज करेक्ट। लिसन वाई, सुनो बेटा, क्या है, पहले आप $1 जब मैं आप मेरे को देते थे, मैं आपको ₹50 तक की चीज देती थी।
आज अगर आप मुझे $1 देते हैं तो आप कितने तक की चीज खरीद सकते हैं? ओनली 48। तो आपकी परचेसिंग पावर कम होगी कि ज्यादा होगी? इसका मतलब रुपया तो रुपया महंगा हुआ है कि नहीं हो गया? पहले $1 देके सबसे रुपये के साथ पहले आप मुझे एक चॉकलेट देते हैं, ठीक है? उसके बदले में आपको 50 चॉकलेट देते हैं। आप मुझे आप 1 चॉकलेट देते हो और उसके बदले में आपको 48 चॉकलेट देते हो। तो बताओ, रुपए की वैल्यू बढ़ गई ना? हमें दिस इज रियल। समझे क्या हुआ है? रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। दिस इज रियल। यस। सेकंड केस सिनेरियो। सेकंड केस सिनेरियो इज, पहले जब आप मेरे को 1 चॉकलेट देते थे मैं आपको अगेन 50 देती थी। अब दोबारा से आप कल मेरे पास आए, ठीक है, और आपने मुझे 1 चॉकलेट दी, उसके बदले मैं आपको 60 चॉकलेट रिटर्न में दे रही। इसका मतलब रुपया क्या हो गया? रुपया क्या हो गया? बच्चे अब आप सोचो, अगर लोग जब भी मेरे पास आते हो तो मैं आपको 1 चॉकलेट के अगेंस्ट 60 चॉकलेट देती। फिर कोई और कंट्री नहीं देती, कोई और इंसान नहीं देती। समझ गए? ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया होगी, कम से कम और बहुत कम होगी। ज्यादा सामान आ जाएगा। ये तो मुझे ये तो मुझे चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से इतनी सस्ती हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं, ये इस लेवल पे सस्ती हो जाए कि जो लोग पहले मेरे से सामान नहीं खरीद रहे थे या बाहर से सामान ले रहे थे वो मेरे पास सामान मुझसे ही खरीदे। इस वजह से मुझे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन का मतलब है इंडियन रुपी की वैल्यू कम करना। इसका मतलब अगर मुझे एक चॉकलेट देते हो उसके बदले में आपको ज्यादा चॉकलेट दूंगी। अगर इसको डॉलर के मॉडल में बात करें, जब आप मुझे $1 दोगे तो आई विल गिव यू मोर रुपीज इन रिटर्न। दैट इज डीवैल्यूएशन। So Indian government at that time opted for devaluation, right? उससे क्या होगा? आपके लिए मेरी तरफ से सस्ते हो गए, ज्यादा सामान खरीद सकते हो ना? तो क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझसे सामान खरीदो। अब मेरे जैसा अपने सपोज मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिया, ठीक है। पहले मुझे $1 अगर खरीदना पड़ता था बच्चे, मैं 50 रुपीज में खरीद पा रही थी। पहले $1 खरीदने के लिए मैं कितने रुपीज दे रही थी? 50। अब $1 के लिए मैं बच्चे 60 रुपीज दे रही हूँ, तो मेरे लिए डॉलर महंगा है। उल्टा होगा ना, देखो, अगर रुपया सस्ता हो रहा है तो डॉलर क्या हो रहा होगा? बच्चे अब $1 के लिए मुझे 60 रुपीज देने पड़ते हैं, तो मैं क्या करूंगी? नहीं करूंगी, मुझे इम्पोर्ट कम कर देते, ठीक है। और बच्चे मेरी बात सुनो, अब आप दोबारा से यूएस में हो शुरू से। अब आपने इंडिया में अगर अपना काम शुरू करो तो आपको पता है कि कम पैसों में भी मैं यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। सस्ता लेबर मिल रहा है मुझे यहाँ पे, सब कुछ ही यहाँ पे सस्ता होगा। हाँ ये नहीं, तो यहाँ पे मुझे फायदा में पैसा लगाना है। क्योंकि वैसे तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी, गवर्नमेंट जानती पैसा कम है, मेरे को पता है ये वैल्यूएशन हुई है, ठीक है। और गाइस, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट, the Indian market, in order to make international adjustments of Indian currency, rupee was devalued in July 1991 by nearly 20%. It stimulated exports, exports बढ़ा दी, discouraged imports, ठीक है, exports, imports कम हो गए, exports ज्यादा हो गए, समझ आया, and raised the influx of foreign capital, और बाहर से जो foreign capital थी वो यहाँ पे बढ़ गई। ओके जी। Next, to integrate Indian economy with the world, the Union Budget of 92-93 made Indian rupee partially convertible, and then the rupee was made fully convertible in 1993-94. क्या कह रहे हैं?
कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ने के लिए यूनियन बजट क्या होता है, वो जो बजट हर साल 1 फरवरी को अनाउंस होता है, ठीक है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन बजट। ठीक है। सो द यूनियन बजट जो 92-93 में बना था, उसमें बच्चे पहले इंडियन रुपी जो है पूरा कन्वर्ट, कहने का मतलब जो मार्केट रेट होता था उस पे पूरे पैसे नहीं मिलते थे, कुछ ही मिलते थे। कि अगर से सपोज आप $1, $1 पहले आप 60 रुपीज में खरीद रहे थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कहती थी कि नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप मुझे उसके बदले 62 रुपीज दो, 2 रुपीज में अपने पास रख रही हूँ, समझ रहे। इट वॉज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेबल, ठीक है, किसी तरीके से थोड़े पॉइंट्स अपने पास रखती थी। बट उसके बाद 93-94 में बच्चे गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, $1 60 का है, तो 60 रुपए में ही आपको मिल रहा है। ओके, ठीक है जी, आगे। A new 5-year export-import policy was announced by the government to establish the framework of globalization of India's foreign trade. The policy removed all the restrictions and control on external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of export and import. अब कह रहे हैं उसके बाद न्यू 5-year प्लान चल रहे थे, प्लानिंग कमीशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा बच्चे। 5-year प्लान में ये इंट्रोड्यूस किया गया कि इंटरनेशनल ट्रेड को इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है। सो वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, मतलब कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड के ऊपर अलग से रूल्स बने गए, ठीक है। आजकल के टाइम में बच्चे अगर आप खोलोगे तो देयर इज फेरा, पहले फेरा होती थी एक्ट, आज के टाइम में फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले वो एक्ट का नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो रोकती थी कि इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करोगे, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट से ऊपर भविष्य क्या है, कंप्लीट बैन है। अब क्या कहती है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही हूं मैं कह रही हूँ लेट्स मैनेज, लेट्स मैनेज इट। सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज बेटर देन रेगुलेशन, यस और नो। सो फेरा, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। सो फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फेम, ठीक है, जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमने ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बनाई, जिसकी वजह से हमारी कंट्री और ज्यादा ग्लोबलाइज कर सके, ठीक है जी। ओके, सो द पॉलिसी रिमूव्ड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। आज के टाइम पे बच्चे अगर आप कभी फॉरेन ट्रेड में इंटर करें या पढ़ना चाहें तो देयर आर फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स, एफटीएस बोलते हैं, फॉर सॉरी फ्री ट्रेड, फॉरेन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं जिसमें हम एंटर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है बच्चा, आप और मैं बैठते हैं, हम कहते हैं मैं आपकी कंट्री से जो भी गुड्स आएंगे या जाएंगे उसके ऊपर इंपोर्ट नहीं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगी, टैरिफ्स बोलते हैं, इंपोर्ट कस्टम, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यस। और जो मेरी कंट्री से आएगा उसके ऊपर मैं टैक्स लगा, समझ गए। तो दैट इज अ फॉरेन ट्रेड, सॉरी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, दैट मींस देयर विल बी नो बैरियर एंड नो टैक्सेशन. But yes, there can be certain restrictions on the quantity that you import or export. They're not values. वो भी बहुत सारी कंट्रीज में हमने हटा रखी है। हम कई कंट्रीज में बार्टर के साथ भी इंडल्ज होते हैं, जैसे मैंने भी आपको रिसेंट का फिर से एग्जांपल दिया था कि यूके के साथ हमने एक फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है एंटर की है, जिसके तहत जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे फ्रॉम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम यूके, दैट हैज बीन कंप्लीटली अबॉलिश्ड, ठीक है। बाकियों के साथ तो हम सिग्नेटरीज हैं एग्रीमेंट की, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ही फ्री कर रखा है ट्रेड एक दूसरे के साथ। गल्फ कंट्रीज है वो एक दूसरे पे टैक्स रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दो जो और हमारे एशियान है एक, ठीक है, जिसमें सारी एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मतलब बॉडीज है जिसके नाम दे रखे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक क्या है, एक अग्रीमेंट है जिसको आप भी साइन करो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और एक वादा करते हैं, म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर पहुंचते हैं और कहते हैं हम इतने पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे या इतना टैक्स नहीं लगाएंगे या फिर इतना ही टैक्स लगाएंगे 2%,
उससे ज्यादा नहीं। यस, तो अग्रीमेंट क्या है जिसमें भी आप दोनों एक बैठ के बात करें। यस और नो। ठीक है, तो इसके लिए हमने बेटर किया था कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्री में इंक्रीज हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ 5 पॉइंट्स के जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन करी गई। नंबर वन बच्चे, हाई टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ कर दिया गया था 51% तक। फिर दूसरा, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो हम अलाउ करना चाहते थे वो कितने तक की अलाउड थी, 1 CR तक की। यस। उसके बाद बच्चा, टेक्नीशियंस वगैरह अगर हम बुला रहे तो फ्री ऑफ चार्जेस का कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी कि हमने डी वैल्यू करी थी नियरली टू 20% अपनी करेंसी, इंडियन करेंसी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स क्या हुए थे, एक्सपोर्ट्स क्या हुए थे बच्चे, इंक्रीज, इंपोर्ट्स हो गए थे कम, और इनफ्लक्स मतलब फ्रेश फ्लड, फ्रेश रेवेन्यू इंजेक्शन आए थे किसके, फॉरेन कैपिटल के। यस। उसके बाद बच्चे हमने पहले हमारे पास जो इंडियन रुपी था वो पार्शली कन्वर्टेबल था, फिर बाद में फुली कन्वर्टेबल हो गया। और लास्ट हमने बात क्या करी कि फॉरेन ट्रेड को और बेटर किया गया थ्रू 5 ईयर प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन, जिससे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है जी, गुड। नाउ व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कह रहे हैं बहुत सारे लोग थे जो कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स समझते हैं जो अच्छाई में पूरी चीजें ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर नुक्ताचीनी निकालते हैं। सो बच्चे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या क्या अच्छे चीजें या फायदा हुआ हमें ग्लोबलाइजेशन से, और कौन सी ऐसी चीज है जिससे नुकसान हुआ हमारी कंट्री को। ठीक है, जिसमें से बच्चे, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू liberalization privatization has produced positive as well as negatives both for country and rest of the world. So in favor क्या है ग्लोबलाइजेशन में, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, आप कुछ भी चाहे कहीं भी किसी भी कंट्री से सामान मंगवा सकते हैं, यस और नो, अपना सामान मार्केट में बेच के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, यस। तो एक्सेस था, रीच थी टू ग्लोबल मार्केट्स, नंबर वन। नंबर टू, एडवांस टेक्नोलॉजी, बाहर की टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर पा रहे थे, सीख पा रहे थे उनसे, यस। Better future prospects for large industries of developing countries to become important players in the international areas arena। मतलब अगर से सपोज रिलायंस है ओ या टाटा स्टील उस टाइम पे था बच्चे, अगर वो चाहे जितनी, क्योंकि वो इतना ह्यूज है, क्या वो बाहर जाके सेटअप करके और ज्यादा फॉरेन ट्रेड बढ़िया कर सकता था, इनफ्लो आता फॉरेन एक्सचेंज का, यस और नो, और हमारी कंट्री और बेटर होती, बिल्कुल। सो ये क्या है, पॉइंट्स थे फॉर बेटर, मतलब जो पॉजिटिव से। और लास्ट क्या रह गया, बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू इंटीग्रेट, सॉरी टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स बाय यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स। आपने प्रॉब्लम सुनी ब्रेन ड्रेन, हाँ क्या होती है, आप लोगों ने प्लस टू नहीं सुनी, तो बिजनेस स्टडीज में आएगी, सुन लो। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जितने भी स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे, आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी बाहर जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स भी पहले बाहर बहुत ज्यादा जाते थे, ये सुनो आज अगर सीए भी है हमारे इंडिया में, चाहे वो इंडियन डिग्री है, जिससे फॉर अदर कंट्रीज, यस, दे वांट टू ट्रैवल एंड टेक जॉब्स अब्रॉड, कोई भी है, क्यों, बाहर पैसा ज्यादा देते हैं, ज्यादा काम करने का समय, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोग पढ़े लिखे हैं जिनके पास स्किल्स है, ठीक है, ऐसा नहीं जो पढ़े लिखे जिनके स्किल्स है वो बाहर जाके क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपना बेटर कर सकते हैं, बेटर अर्निंग, ठीक है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है, राइट। एक और तरीका क्या था, क्योंकि बाहर की कंट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिली होगी, और यहाँ पे भी मैनेजर लेवल की पोस्ट खुली होगी, ट्रेनिंग हुई होगी आगे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन समझ आया। नेक्स्ट, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन क्या है, कह रहे हैं क्यों क्रिटिसाइज हुआ, नंबर वन, बेनिफिट्स अक्रूड टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज देन देयर, हमारी कंट्री, कह रहे कि एक्चुअल में अगर सोचा जाए तो उस टाइम पे कह रहे जिस कंट्री ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी उसी को ज्यादा फायदा हुआ, क्यों, प्रॉफिट्स कहाँ गए, बाहर गए, ठीक है ना,
हमारी कंट्री में तो दोबारा से सिर्फ यूज किया, लोगों को यूज किया, सामान को यूज किया, है ना। ज्यादा हमें तो प्रॉफिट पे ले क्यों, यहाँ पे तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूर हुई है, बट हमारे जो प्रॉफिट्स है मेजर चांस, क्योंकि 51% तो बाहर ही अलाउड था, तो उन्होंने ले लिया। परमिशन से हो सकता है उससे ज्यादा भी अलाउड हो, क्योंकि ये तो विदाउट परमिशन था ना, 51% किया तो ठीक है। नंबर टू, ग्लोबलाइजेशन comprises the welfare and identity of people belonging to poor countries। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजेस होगा, सॉरी यस। तो ग्लोबलाइजेशन क्या बचे, हमारी कंट्री जैसे हमारी गरीब जैसी कंट्री के लिए उस टाइम पे वेलफेयर नहीं प्रोवाइड कर रहा था। क्यों? एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी, हाँ या नहीं? यस, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन। नंबर टू, यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह की भी प्रॉब्लम। यस और नो, कुछ नहीं सोच रहे थे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होंगी, पोल्यूशन जा रहा है जाए, एयर खराब हो रही है, सब कुछ। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी जो वो कंपनी थी वो कहाँ की थी, बाहर की थी, इंडिया की नहीं थी, ठीक है ना। सो कह रहे ये सारे प्रॉब्लम्स में हम वो हमारी कंट्री के बारे में या हमारे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, सिर्फ अपना ही मुनाफा देख रहे थे। Next, market-driven globalization increases the economic disparities among the nation and the people। अब कह रहे हैं अगर मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन है, मार्केट ड्रिवन मींस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, सो इससे बच्चे क्या होगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब जो तो लोग काम कर रहे हैं एमएनसीज में, ठीक है, और जो कि कह लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर, उनके तो वो तो अमीर हो रहे थे। जो लोग नहीं कर पा रहे थे, जो ऑलरेडी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सिचुएशन में थे या सेक्शंस के थे, क्या उनका कुछ हो पा रहा था? क्लियर। Next, as a result of globalization, MNCs have gained strong position in developing countries, due to which domestic companies are forced to face stiff competition। अगर ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब एमएनसीज हमारी कंट्री में आई, तो जो एग्जिस्टिंग बेचारी छोटी मोटी या पुअर पुअर कह रही, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी हमारी, जो कि न्यूली अभी अभी प्राइवेटाइज हुई थी, ठीक है, या प्राइवेट के पास जब ऑलरेडी कुछ नहीं था, क्या, और टेक्नोलॉजी भी बढ़िया नहीं थी, क्या वो कंपटीशन फेस कर रही थी? यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। क्यों हो गए? बाहर के गुड्स मशीन मेड थे, बेटर प्रिसिशन के थे, कंपैरेटिवली लो रेट के थे, है ना। तो अगेन हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन था। क्लियर? समझ आया बच्चे ग्लोबलाइजेशन तक? एक बार ऊपर ऊपर से फटाफट रीड कर लो, फिर हम आउटसोर्सिंग एंड बाकी WTO WHO वगैरह करेंगे। चलो बच्चे आगे, किसी को डाउट है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? वेल, आउटसोर्सिंग क्या है बच्चे? इट इज अ प्रोसेस अंडर विच यू हायर अ थर्ड पर्सन और अ थर्ड पार्टी टू डू योर वर्क, ठीक है। मेरी कंपनी है, सारा काम आजकल के जो मतलब हम मतलब जैसे आजकल जितनी भी अच्छी कंपनीज है इनका, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा मेजर काम है बेस्ट हम जिसमें है वो खुद करें,
बाकी का जो काम है छोटा मोटा वो हम बाहर से करा ले, क्योंकि वो हमें सस्ता भी पड़ेगा और हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। तो अच्छा, आज अगर आप लोगों को दे दिया जाए सारे काम करके दे दिए जाए, पढ़ाई दे दी जाए, खाने के लिए काम करने के लिए दे दिया जाए, काम कराने के लिए दे दिया जाए, क्या वो एफिशिएंसी उतनी रहेगी कि हमें किसी काम अच्छे से क्या और बाकी सामान में डिवाइडेड रहेगा तो हो गया। एक काम अच्छे से कर लो बाकी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग एक प्रोसेस, ठीक है, एक कंसेप्ट है जिसमें बड़ी फर्म्स क्या करती हैं, बाहर के लोगों को हायर करती हैं और वो बाहर के लोग के स्पेशलाइज्ड होते हैं जो, तो ये ऑब्वियसली क्या सर्विस है, आगे सर्विस है ना। आपको पता है इंडिया का जो टर्शियरी सेक्टर है जिसको हम कहते हैं कि अरे यार ये तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, व्हाट सर्विस सेक्टर, इंडिया इज बेस्ट एट आउटसोर्स। हमारे यहाँ पे असेंबली होती है चीजों की, हमारे यहाँ पे पैकिंग हो जाएगी, क्यों? हमारे यहाँ पे लेबर क्या है, चीज बनी, हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल, राइट। सो वो कहते हैं कि हम प्रोड्यूस बाहर कर लेंगे, आप इसका ये एक प्रोसेस का काम आप कर दो, उससे क्या होता है, बाहर वाले हमें पैसा दे रहे हैं, उनको भी सस्ता पड़ रहा है और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, हमें फॉरेक्स आ रहा है, कार आ रहा है, आगे नहीं। So this is the process which is known as outsourcing. Outsourcing means that you are giving your part of the job to somebody else to do it more efficiently. Why? Because no one has either the sources to do it entirely. अंदर ही अपने आप से ट्रेनिंग पड़ेगी, नहीं कर सकती वो काम करने की, या फिर इतनी एक्सपीरियंस किया उस चीज में बहुत अच्छी नहीं हूँ, बाहर वाले मुझे सस्ता और ज्यादा अच्छा करके दे, ठीक है। तो वो बाहर वाला इंसान क्या है, आउटसोर्स करता है, ठीक है ना, मतलब उससे मैं सर्विसेज ले रही हूँ, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। ओके, हाउ रीड कर लेते हैं इंग्लिश। इट इज एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। मैंने आपको कहा ना कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो अपलिफ्ट क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, क्योंकि बाहर की कंट्री वाले हमारे यहाँ पे अपना काम जो है देते थे कुछ पार्ट करने के लिए, और वो बेसिकली क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होते थे। ठीक है जी। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग, हायरिंग मतलब सर्विसेज ले रहे हो आप। हाँ जी गुरप्रीत जी उठ जाओ प्लीज, लास्ट टाइम है। हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से हम क्या करें, सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे उल्टा था कि बाहर वाले हमसे सर्विसेज लेते हैं। ओके जी। यस, दीज सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर्स, हमारे यहाँ पे कितने सारे कॉल सेंटर्स हैं, यस, बहुत सारे लोग काम भी करते हैं और इजीली हर एक को जॉब मिल जाती है, यस। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स, यस, बिल्कुल, ठीक है, मतलब क्या आप क्या कर रहे हो, अ, देखो ट्रांसलेशन इज वर्ब, ट्रांसक्रिप्शन इज राइटिंग, या आप क्या आगे वहां पे कन्वे हो रहा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। देन बीपीओस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये क्या है, वो ये कंपनी होती है जो कि क्या करती है, आउटसोर्स करती है काम, उनको बीपीओस बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स। फिर बच्चा ऑल्सो कॉल, कॉल सेंटर्स भी वही कह रहे हैं, ठीक है, वो तो बोल ही सकते हो आप, सॉरी यहाँ पे मैं आई वाज समवेयर एल्स। क्लिनिकल एडवाइसेस देंगे यहाँ पे डॉक्टर्स, टीचर्स, कोचेस, इंजीनियर्स ज्यादा अच्छे हैं। आपने कभी देखा है कि डॉक्टर्स वगैरह यहाँ से एमबीए वगैरह की डिग्रीज लेके, या जो अच्छे लेवल के इंजीनियर्स है बिट्स बिलानी वगैरह के वो सारे, या एमआईटी वगैरह के, वो कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, जाते जॉब करने, ठीक है। या फिर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे जैसे अभी इन्होंने क्या बोला, क्लिनिकल एडवाइजेस, अब तो आजकल सब क्या होता है, एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन, यस। टीचिंग, अगर आपको इफ यू नॉट, आई एम नॉट श्योर कि आपको पता है, बट सिंस आई एम इनटू इट, तो मुझे पता है कि इफ यू क्रिएट अ प्रोफाइल online, like there are a lot of portals and you get yourself registered as a teacher, you can teach people outside India and earn quite a hefty amount of money, बहुत अच्छा earn कर सकते हो आप, राइट, क्योंकि उनके लिए वो सस्ता पड़ता है हम लोगों को पे करना, और हमें उनके लिए सही रहता है, राइट। ऐसे ही क्लिनिकल, आपने देखा होगा कि बाहर के लोग स्पेशली यहाँ पे आके ऑपरेशंस कराते हैं, सर्जरी, क्यों, सस्ता है, यस। उसके अलावा टीचिंग हो गया, ऐसे ये सारी चीजों के लिए मतलब जो सर्विसेज है, ये आपने देखा है कि
जिम किसी को कोई जाता है, किसी का इंटरेस्ट है तो पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं। कोचेस जो है, जो जिम के ट्रेनर, जिनको हम यहाँ पे को इतना नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, बाहर बच्चे वो लोग सर्टिफिकेशंस करके जाते हैं एंड वो इतना अच्छा अर्न करते हैं बाहर की कंट्रीज में, एंड देयर गिवन बहुत अच्छी रिस्पेक्ट। यहाँ तो पीटी हर कोई ले सकता है, बाहर बड़ी चीज है वो पीटी लेना। ठीक है, तो वहां पे क्या बच्चे, पीपल आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगेन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फिर बच्चे इंडिया जो है इज एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बीपीओज। मैंने आपको बता दिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको सिंपल भाषा में आप कॉल सेंटर भी बोल सकते हो, एक तरीका है। ठीक है ना? यस, दिस इज बिकॉज ऑफ टू इंपॉर्टेंट रीजंस। नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। हमारे यहाँ पे लोग जो है सस्ते से सस्ते में काम करने के लिए तैयार हैं, और रिलेटिवली लो वेज रेट, वो एक ही बात है, चीप वेज रेट। सेकंड क्या है, रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ द आईटी सेक्टर इन इंडिया। और हमारा आईटी सेक्टर जो है क्या हो रहा है बच्चे, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है आजकल के टाइम में। यस और नो? आपने देखा होगा जो आईटी सेक्टर्स के आसपास का एरिया है, प्रॉपर्टी के रेट्स है वो कितने ज्यादा इंक्रीज्ड है। यहाँ पे आपको पता है डीटी वाली साइड पे आईटी एरिया है, जहाँ पे ई क्लास, डिलॉइट वगैरह सारी बिग फोर्स हैं। द ललित पता है? चलो आप लोगों को पता है। कैसे बताऊं, सुखना लेक के पास आईटी पार्क थोड़ा सा देखा है साइड पे, वो उसके एरिया, मतलब मैं तो क्योंकि पंचकुला से ही हूँ, सो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा पता ही है कि वो पहले एरिया रेट्स कुछ नहीं थे, एकदम से जैसे वहां पे आईटी सेक्टर सेटअप हुआ, आसपास का पूरा एरिया एकदम से बढ़ गया। साइबर सिटी गुड़गांव की सुनिए, वहां पे फ्लैट लेना कितनी बड़ी बात है। अगेन व्हाई, बिकॉज आईटी सेक्टर इज डूइंग सो वेल, उसके शेयर्स एंड स्टॉक्स इतने अच्छे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट फुट स्टेप इतना ज्यादा है, मतलब वॉक इन इतने ज्यादा है कि जो एरिया है वो कम्प्लीटली अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और उसके रेट्स बहुत हाई है। राइट? सो आईटी सेक्टर हमारी कंट्री में क्यों ज्यादा अच्छा है? टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा, इंटेलेक्चुअल लोग बहुत ज्यादा है इंडिया में। तभी मैं आपको, ताकि दिस इज प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन दैट आई वाज टेलिंग। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि यहाँ के लोग पढ़ लिख के बाहर काम करने के लिए, पढ़ेगा फायदा यहाँ पे हुआ ना, और बाहर वो अपनी जॉब ले रहे ताकि उनको ज्यादा पैसे मिले। तो यहाँ जो इंटेलिजेंस और ब्रेन हमारे को इस तरीके में चाहिए, इसको और बड़ा करने के लिए, वो सारा पैसा जो हमारे लोगों का हमारे बाहर की कंट्री से वहां पे जॉब करते हैं, तो हमारे पूरा वो जो कि इंडिया में दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन। ब्रेन इज ड्रेनिंग आउटसाइड समवेयर एल्स। ओके, तो ऐसा मानने जाते हैं, मेरे को नहीं पता आप लोगों को तभी सुना है कि नहीं, बोलते हैं कि जो इंडिया के लोग होते हैं they are very intelligent, जितने जो हमारे हमारे इंडिया में लोग हैं, जितने ज्यादा जितने भी लोग हैं इंडिया में, ठीक है, टॉप में। उसके अलावा हमारे जितनी डॉक्टर्स ज्यादातर है, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट है, वो बहुत ज्यादा लोग इंडिया में अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि बाहर की पढ़ाई इज अ लिटिल डिफरेंट। यस, दे आर मोर इनटू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बट वी आर इनटू मोर कंसेप्चुअल। जैसे अगर आप सीए इंडिया के देखी जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू कंपेयर इट टू रेस्ट अदर सीए लाइक डिग्री, जैसे सीपीए कंपैरेटिवली इजी, एसीसीए और इजी। समझ रहे हैं? सो ये प्रॉब्लम्स तो है ही है। तो यहाँ पे इंडिया के लोग जो है ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोग काम करने के लिए भी तैयार है सस्ते दामों पे, इस वजह से जो हमारा आउटसोर्सिंग का काम है वो बहुत ज्यादा चलता है, टर्शियरी सेक्टर। ओके, आ जाओ मैं आपको बुक से करा देती हूँ। आउटसोर्सिंग सेम ही लिखा है बच्चे, है ना? सो यस, एग्जैक्टली सेम। तो यही थी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, इंडिया स्किल्ड मैन पावर, ठीक है, जो कि एमएनसी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो वो लोग काम कर रहे हैं, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत सपोर्टिव है, किसको लेके, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, बहुत खुश होते हैं हम लोग कि अगर बाहर की कंट्रीज यहाँ पे, कंपनीज यहाँ पे आगे सेटअप होती है, तो उनके लिए लॉज रूल्स बहुत इजी हैं। अगर हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स है कंपैरेटिवली। ठीक है, सो बच्चा
MNCs get various types of lucrative. Lucrative means attractive offers from Indian government such as tax holidays. यहाँ पे टैक्स पे करना आपको बहुत बहुत सारा, ठीक है. टैक्स कंसेशंस, अगर टैक्स पे भी कर रहे हो तो अगर हम लोगों को डोमेस्टिक कंपनीज को 30% टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उनको कम करना पड़ेगा. ठीक है जी. लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर तो आ गया. ठीक है, ये क्लियर है बच्चा. नेक्स्ट चले. WTO. व्हाट इज WTO? दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. मुझे बताओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक कंट्री की है कि सबकी है? फिर सबके, जो जो लोग सिग्नेटरीज हैं इसके, जिन जिन लोगों ने इस ट्रीटी को, इसके मेंबर बने हैं. ठीक है जी. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन कहाँ का है बच्चे? प्रायर टू WTO हमारे पास गैट था. ठीक है. गैट, गैट की फुल फॉर्म थी जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एक्ट. मतलब कि एक गैट था ये, और उस अब क्या है? WTO. ठीक है. पहले क्या था? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स. ट्रेड मींस खरीद बेच, एंड टैरिफ्स मींस टैक्सेस. तो यहाँ पे देख रहे हो सर्विसेज कहीं नहीं है. ट्रेड का मतलब होता है गुड्स. ठीक है. तो बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रेड नहीं, सर्विसेज भी तो आया ना, तभी तो BPOs आए. तो इट वॉज नाउ रिप्लेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे ट्रेड, जब हम डेफिनेशन पढ़ते तो ट्रेड इंक्लूड्स सर्विसेज एज वेल. ठीक है, ये फर्क है, आपके लेवल पे नहीं है, इसको छोड़ देंगे इसको. Was established as a global trade organization in 1943, sorry 48, with 23 countries. तो पहले बच्चे गैट कब हुआ था? 23 कंट्रीज जो है सिर्फ इसकी साइन करती थी, जिन्होंने अग्रीमेंट किया था इसका. GATT was set up to administer all the multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international trade. Now, what is multilateral? आ जाओ, तीन चीजें समझाने लगी हूँ. यूनिलेटरल मीन्स ओनली वन साइडेड. मतलब एग्जाम्पल कि सिर्फ US मेरी कंट्री में कंपनी सेटअप कर रहा है, मैं उधर नहीं कुछ कर रही. ठीक है. दैट इज यूनिलेटरल, वन साइडेड. एग्जाम्पल है बायलेटरल. हाँ, दैट मीन्स अगर मैं US में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो US इंडिया में कर रहा है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है जी. दोनों साइडेड है, बोथ साइड. मल्टीलेटरल, नाम पता चल रहा है क्या होगा? जहां पे दो से ज्यादा कंट्रीज हैं, US है, UK है, यूरोप है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, रशिया है, सारे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मिल बांट के लेन देन कर रहे हैं. ठीक है जी. सो दिस इज मल्टीलेटरल. ठीक है. तो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, जो कि सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सारी कंट्रीज को, कि वो क्या कर सके? अपनी मार्केट इंटरनेशनली सेटअप कर सके, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके. ठीक है जी. WTO was founded, very important, in 1995. कब फाउंड आउट हुआ था बेटा? 1995. एंड किसको रिप्लेस किया इसने? गैट को. तो सक्सेसर है, मतलब जिसने उसकी गद्दी संभाली, मतलब सॉरी. सो गैट को रिप्लेस किसने किया था? WTO ने. कौन से साल में? वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. MCQ आ सकता है, या फिर आपको वो आ सकता है इसमें, कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं. ठीक है ना. WTO agreements cover trade in goods as well as services. मैंने आपको बताया ना, WTO में क्या, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है. इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड. एट प्रेजेंट कितने लोग मेंबर्स इसके? 164. पहले उसमें गैट में कितने थे? 23. और यहाँ पे WTO में कितने हैं? 164. यस. And all of the members are required to abide the laws and rules, policies framed under the WTO agreement. तो अगर कुछ भी लेन देन करना है तो किसके रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है? WTO के अकॉर्डिंगली. ठीक है. As an important member of WTO, India has been in the forefront, सबसे आगे, framing their fair global rules. India जो है is one of its members who has been framing rules. मतलब rules बनाने में जो legislation process होता है उसमें बैठता है, हिस्सा लेता है. ठीक है. Regulations and advocating the interest of the developing countries. तो developing countries के नाम पे कौन बोलता है बच्चे? इंडिया जो है आगे अपने पॉइंट्स रख रहा है. क्लियर है? दोबारा से.
डब्ल्यूटीओ ने किसको सक्सीड किया है? गैट को। गैट जो है उसमें कितने मेंबर्स थे? यस। और हमारा जो डब्ल्यूटीओ उसमें कितनी है? वेरी गुड। और कब फॉर्म हुआ ये? वेरी गुड। तो डब्ल्यूटीओ में एक और डिफरेंस क्या है, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करता है। वेरी गुड। और इंडिया क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जो कि क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है और डेवलपिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट भी देखता है। ओके बच्चा। India has kept its commitment made to the WTO. India has taken reasonable steps to liberalize trade by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff rates. मैंने आपको बताया ना पहले क्या, there was a lot of restrictions on the import of goods. क्वांटिटी होती थी कि इससे ज्यादा नहीं होगा इंपोर्ट, या इतना ज्यादा टैक्स लग जाता था। अब क्या है, since we have signed a lot of FTAs, एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है। देखो हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, मतलब 164 कंट्रीज एक दूसरे को जानती हैं और एक ही संगठन का मेंबर है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, राइट। मेंबर्स आर द सेम फैमिली विद सेम रूल्स। एक है तो बच्चे एक दूसरे के साथ अगर हमें कुछ लेन देन करना है तो रीजनेबल टर्म पे करते हैं जो भी डब्ल्यूटीओ में सेट, ठीक है। अब उसमें से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वेस्टर्न बन जाए। यस, उस 164 में से हो सकता है दो तीन ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी बहुत अच्छी अलायंस फॉर्म हुई, वेस्टर्न में है, तो वो एक दूसरे के साथ ही अलग तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जिसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें मैं कर देते हैं देखो बाकी कंट्रीज को 4% चार्ज करेंगे, तो टैक्स यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने मैक्सिमम सेट कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। काफी कम रहेगी तो काफी मिलती है, बट इससे ज्यादा नहीं है। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड बच्चे उसके साथ मुझे और कम टैक्स लगाना चाहिए और फ्री टैक्स करने चाहिए यार मुझे। तो बच्चे अगर मैं किसी कंट्री के साथ चाहूँ और अच्छे ट्रेड रिलेशन तो उनके साथ मैं और कम टैक्स या फिर जीरो टैक्स पे भी देखूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा रशिया के साथ बार्टर है वैसे। ओके। सो बच्चे इंडिया ने अब क्या करा, अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी कम करा है और टैरिफ रेट्स को भी कम किया। Some major functions of WTO. Number one, to facilitate international trade, both bilateral and multilateral, through removal of tariffs and taxes and non-tariff barriers. So बच्चे वही बात है, इंटरनेशनल ट्रेड को उससे इंक्रीज किया है, बायलेटरल और यूनिलेटरल ट्रेड से, और टैरिफ मींस टैक्सेस, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वो हटाए। और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस थे कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, वो भी कम कर, मतलब हटा दी, ठीक है जी। नंबर वन। Number two, to establish rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. अपनी मर्जी से मुंह उठाया और इससे मैं करती हूँ आज, मैं इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा रही हूँ या मैं इसका ट्रेड नहीं करूंगी। डब्ल्यूटीओ कहता बस बैठ जाओ, एक दिन की कट्टी अब्बा नहीं चलेगी, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। और क्या करो, जो मैंने रूल्स स्पेसिफाई करे हैं, क्योंकि तुम क्या सिग्नेटरी हो, यू विल हैव टू फॉलो, ठीक है। आर्बिट्री मीन्स मर्जी से, अपने आप तुम कहोगे मैं टैक्स जो है ज्यादा लगा रहा हूं, मैंने आपको बताया मैक्सिमम सेट कर दिया है उसने, इसने डब्ल्यूटीओ ने, उसने कह दिया मैक्सिमम 4% है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, 4, ये उससे कम कर सकते हो। देखो क्या बोला है, कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कैन नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस, नहीं लगा सकते, फ्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। टू enlarge प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, आपने अगर और प्रोडक्शन करनी है, सर्विसेज और एक्सपैंड करनी है और ज्यादा बढ़िया ट्रेड करना है तो करो, कोई मनाही नहीं है, और अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, ठीक है। देन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, सारी वर्ल्ड में जितनी रिसोर्सेज है उसकी वेस्टेज नहीं, उसकी यूटिलाइजेशन बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट, टू इंश्योर सॉरी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, अगेन ये इसके लिए बच्चे UNFCCC, हाँ 3C है, वो साइन करता है हमारा डब्ल्यूटीओ के अंदर। वो क्या है बच्चे, हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एक और चीज है, सी से, 3 है, कॉन्फ्रेंस है, पता नहीं क्या, ठीक है। आप उसमें क्या है, अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो तो कहते हैं कि क्योंकि आप इंडस्ट्री से, क्योंकि आप काम कर रहे हो, तो क्या है, यू आर टेकिंग अ लॉट फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से आप ले रहे हो तो आपकी ड्यूटीज बनती है ना कि आप सोसाइटी
और वो अच्छा क्या है कि कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन एमिशंस कम करो, आप इन्वायरमेंट को लेस पॉल्यूट करोगे, ठीक है। तो ये सारे जो बच्चे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर कौन लगा रहा है, यूएनएफसीसीसी के जो सिग्नेटरीज है वो, और वो भी कौन साइन करा रहे हैं, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो। ओके, नेक्स्ट, शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। कह रहे हैं, अब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर क्यों बन रहे हो, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का कोई फायदा नहीं, बट ऐसा नहीं है, डब्ल्यूटीओ अगर ना होती तो आज हम लोग भी इतना ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। सो बच्चे, सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट नो यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर। क्यों, उसको क्यों लगता है, कहते हैं मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पे होती है, डेवलप्ड कंट्री से ही होते हैं, क्योंकि हम उनसे इंपोर्ट ही करते रह जाते हैं। ऐसा कुछ स्कॉलर्स ने कहा, ये सच्चाई नहीं है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। नंबर टू, उसने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज चीट कर लेती हैं, ठीक है। सो डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, के बाहर वाले लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे को सामान बेचो, और हमारा सामान कोई बाहर खरीद नहीं रहा क्योंकि हम इतने डेवलप्ड नहीं है, ऐसे स्कॉलर्स के, ठीक है जी। दो चीजें कही हैं उन्होंने, उन्होंने कहा कि मेजर वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड इज विद डेवलप्ड नेशंस। सेकंड, उन्होंने कहा कि हम ओपन तो कर देते हैं गेट्स, हमारे लिए तो डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे आ गई, नेशंस आ गए, बट हमें उससे कोई फायदा नहीं है, किसको हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज को ही हो रहा है, हमारे साथ चीटिंग हो रही है। ओके, तो बच्चे बायलेटरल मैंने आपको बताया ओनली बिटवीन टू कंट्रीज इज बायलेटरल, मल्टीलेटरल मींस मोर देन टू कंट्रीज, कैन बी 3, कैन बी 5, कैन बी 164, ऑल द कंट्रीज, यस। टैरिफ बैरियर्स मींस जो रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो बाय इम्पोजिंग ह्यूज टैक्सेस, ठीक है, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हैवी लगा रहे हो। सो द बैरियर्स व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टलियर एंड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंट्री इज नोन एज टैरिफ बैरियर लाइक इंपोर्ट ड्यूटीज। नॉन टैरिफ के क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कंप्लीट बैन या फिर लाइसेंस लेना किसी प्रोडक्ट की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हुए, दैट इज नॉन टैरिफ, विदाउट मतलब नॉन टैक्स। ओके, तो द बैरियर्स विच आर इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी of import and export of goods and services, for example quotas and import license. Okay, so we'll stop here today. तो इसके बाद हम अप्रेजल देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके बच्चा, सो अभी यहाँ तक सारा रिवाइज कर लेना, अगर कोई डाउट हुआ तो विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे।